जी बच्चों, मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये कोई एक्यूट कंडीशन नहीं है। इसमें आपके पास जो पेशेंट आता है वो पेन की कंप्लेन करता है। पेन कैसा होता है कि ओवर द पैसेज ऑफ मंथ्स या ईयर्स पेन रहता है, उसको इंसीडियस ऑनसेट होता है, ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, इंटरमिटेंट पेन होता है, यानी कि पेन फ्लक्चुएट करता है, कुछ दिन उसको दर्द है, कुछ दिन उसको दर्द नहीं है, इंटरमिटेंट होता रहेगा। इसके अलावा जो पेन होता है वो मूवमेंट या वेट बेयरिंग से रिलेटेड होता है। वो कहता है कि जब मैं चलता हूँ, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मुझे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, या मैं कोई वजन उठाता हूँ तो मुझे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और जब मैं रेस्ट करता हूँ तो दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है। और आमतौर पर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो आमतौर पर एक जॉइंट को या कह लें कि फ्यू जॉइंट्स को ये इफेक्ट कर होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस तो हमने पढ़ा था ना कि सिमेट्रिकल पैटर्न होता है उसका, कि मेरे इस हाथ को इस रिस्ट को इन्वॉल्व करे तो इस रिस्ट को भी इन्वॉल्व करेगा। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मैं आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ बच्चों, मैंने आप लोगों को क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या पढ़ाए हैं कि ये कॉमनली कौन से जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। नी जॉइंट मोस्ट कॉमन, हिप जॉइंट, हैंड्स के अंदर डीआईपी पीआईपी, बस इतना याद रख लें, बहुत है। मेन प्रेजेंटिंग सिम्टम क्या होंगे, पेशेंट कंप्लेन करेगा पेन की कि मुझे पेन बहुत सिवियर होता है। पेन कैसे होता है, इंटरमिटेंट होता है, रेस्ट के साथ रिलीव होता है, मूवमेंट से बढ़ता है, और आमतौर पर किसी एक जोड़ या बहुत कम 1 2 3 इतने जॉइंट्स को जो है ना ये इफेक्ट कर रहा होता है। फिर आ जाती है बच्चों मॉर्निंग स्टिफनेस। कल अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जो मॉर्निंग स्टिफनेस थी वो ग्रेटर देन 1 आवर थी। ठीक है। यहाँ पे जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है ये माइल्ड होती है और 15 से 30 मिनट के दरमियान रहती है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाती। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे गेलिंग फिनोमेना याद रखना है। गेलिंग फिनोमेना क्या होता है बच्चों कि पेशेंट कहेगा कि जब मैं बैठता हूँ ना कुछ देर तक और फिर जब मैं खड़ा होता हूँ तो मेरे जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं। आफ्टर सिटिंग फॉर सम टाइम या गेलिंग पेशेंट फील स्टिफनेस फॉर लेस देन 5 मिनट। उसके बाद वो स्टिफनेस इंप्रूव हो जाती है जब वो काम करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको हिप का ऑस्टियोआर्थराइटिस है और वो बैठ गया है, ठीक है, या नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस है और वो बैठ गया कुर्सी पे, फिर जब वो 1 घंटा बैठा रहा है, फिर जब वो उठेगा ना तो उसको 5 मिनट तक के लिए ना ऐसे बहुत स्टिफनेस फील होगी। फिर जब वो चलना फिरना स्टार्ट करेगा तो स्टिफनेस रिलीव हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने एक मॉर्निंग स्टिफनेस वाला फैक्टर, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिमेटॉइड के अंदर ग्रेटर देन 1 आवर थी, यहाँ पे लेस देन 15 मिनट्स है। और ये गेलिंग फिनोमेना आप लोगों ने याद रखना है। फंक्शनल डिसेबिलिटी आप लोगों ने याद रखनी है। पेशेंट कहेगा कि मैं डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाता, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है जोड़ों के अंदर। दर्द कैसा रहता है, इंटरमिटेंट रहता है, मूवमेंट से बढ़ता है, रेस्ट से रिलीव होता है। ठीक है। फिर आप जब इसको एग्जामिन करेंगे तो आपको एज अ डॉक्टर क्या क्या क्लिनिकल साइंस मिलेंगे। आपको जॉइंट के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट मिलेगी। जब आप जॉइंट की मूवमेंट कराएंगे ना तो आपको लगेगा कि जोड़ पूरा फ्लेक्स नहीं हो रहा, पूरा एक्सटेंड नहीं हो रहा, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन उसकी इनकम्प्लीट हो रही है। क्यों इनकम्प्लीट हो रही होती है? क्योंकि जो जॉइंट के दरमियान स्पेस होती है ना बच्चों, जैसे ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, नॉर्मल यहाँ पे एक स्पेस रहती है जो नॉर्मल मूवमेंट को हेल्प कर रही होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या होता है कि ये जो स्पेस होती है ना ये खत्म हो जाती है, सो नॉर्मल फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स बने हुए होते हैं, बोन ग्रोथ हुई हुई होती है। मेरा पानी देना। ठीक है। इसके अलावा आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, कोर्स क्रेपिटस मिलेगा, यानी कि जब कार्टिलेज, जाहिर है यहाँ पे जॉइंट स्पेस खत्म हो गई है। ठीक है। जॉइंट स्पेस यहाँ पे खत्म हो गई है तो फिर क्या होगा कि जब आप फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करने लगेंगे तो यहाँ पे आपको आवाज़ फील होगी। ठीक है। कार्टिलेज की रबिंग की आवाज़ आपको फील होगी। इसके अलावा बोनी इनलार्जमेंट, जाहिर है बोन इनलार्ज हो चुकी है, वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स प्रोड्यूस हो गए हैं तो ये बोन जो होगी वो साइज़ के अंदर भी इनलार्ज हुई भी होगी। बोन में आपको स्वेलिंग भी मिलेगी, लेकिन स्वेलिंग तो आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस में भी मिल रही थी, तो आप फ़र्क कैसे करेंगे कि ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है। सो बच्चों, रिमेटॉइड आर्थराइटिस की जो स्वेलिंग होती है ना वो आपको सॉफ्टर फील होती है, लेकिन जब आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर चेक करेंगे तो आपको जो स्वेलिंग होगी वो हार्ड स्टिफ फील होगी। ठीक है। इसके अलावा मसल की और वही वीकनेस होगी, मसल की वेस्टिंग होगी और जॉइंट में आपको टेंडरनेस भी फील होगी। मुझे बताएं यहाँ तक आप लोगों को क्लिनिकल फीचर्स और इसके साइंस और सिम्टम्स वगैरह समझ आए हैं? बच्चों समझ आ रहा है आप लोगों को? आगे हम लोग पढ़े जनरलाइज्ड नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ये हमारे पास क्या होता है, जनरलाइज्ड नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस एक स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जिसमें क्या होता है कि मल्टीपल जॉइंट्स के अंदर बोनी। बच्चों मैं ना आप लोगों के मैसेज देख नहीं पा रही, मेरे यहाँ पे ना होल्डर आ जाता है इसका, तो आप लोग मुझे बोल के बता दिया करें या आप मुझे ना व्हाट्सएप में मैसेज कर दें, मैं वहाँ से देख लेती हूँ। मुझे आप लोगों की चैट नीचे विजिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बच्चों इसके साइन और सिम्टम पढ़ाए हैं, कौन कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पेन की कंप्लेन होती है, पेन किस तरह का होता है, फंक्शनल लिमिटेशन की कंप्लेन होती है, मॉर्निंग स्टिफनेस कैसी होती है। इसके अलावा फिर मैंने आप लोगों को
क्लिनिकल साइंस मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया है कि रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी, इसके अलावा आपको कोर्स कैपिटेशंस फील होंगी, जॉइंट बोन की इनलार्जमेंट होगी, बोन की स्वेलिंग होगी, मसल वीकनेस वगैरह होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा है जनरलाइज्ड नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। इसमें क्या होता है बच्चों, ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जिसमें ना बोनी नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं। बोनी नोड्यूल्स का मतलब होता है ऐसे बोनी बम्प्स डेवलप हो जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को ना इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी। सो आप लोगों ने याद रखना कि ये जो बोनी नोड्यूल्स डेवलप होते हैं ना, ये आमतौर पर वैसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ना वो विमेन के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है 40 to 60 ईयर्स के अंदर। लेकिन ये जनरलाइज्ड नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस एक स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। इसके लिए जेनेटिक्स का लिंक होना बहुत ज़रूरी है और ये 3 या उनसे ज़्यादा जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है। अब हैंड ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर ये हम ना ऑस्टियोआर्थराइटिस को स्पेसिफिकली हर जॉइंट के लिए पढ़ते हैं। हैंड का पढ़ेंगे हम लोग, नी का पढ़ेंगे, हिप का पढ़ेंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो आपके पास हैंड्स का है। सो हैंड्स ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि अगर वो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है तो वहाँ पे आपको हर्बर्डन्स नोड्स मिलते हैं। और अगर प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स को इन्वॉल्व हो तो वहाँ पे बुकार्ड्स नोड्स मिलते हैं। सिर्फ लोकेशन का फ़र्क है वरना नोड सेम होते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखें। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व करेगा तो आपको उसको आप बोलेंगे हर्बर्डन्स नोड्स, और अगर प्रॉक्सिमल को करेगा तो उसको बोलेंगे बुकार्ड्स नोड्स। ठीक है। डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट कौन सा होता है, जो बच्चों आप लोगों का ये लास्ट वाला नक्कल होता है ना, इसको डिस्टल कहते हैं और इसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। सो अगर यहाँ पे नोड्यूल्स बने हुए होंगे तो हम इसको हर्बर्डन्स नोड्स कहेंगे और प्रॉक्सिमल भी बनेंगे सो बुकार्ड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के MCQs में बहुत दफ़ा पूछा जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये बनते क्यों है बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस की डेवलपमेंट की वजह से, बार बार पेन की वजह से, स्टिफनेस और स्वेलिंग की वजह से छोटी छोटी बोनी नोड्यूल्स बन जाती हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होके हार्ड हो जाती हैं और वो फिर परमानेंट नोड्स बन जाते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो हैंड के अंदर आप लोगों ने ये याद कैसे रखना है बच्चों, आप लोग इसका निमोनिक बना लो HD। ठीक है। HD होता है ना जिस तरह हाई डेफिनेशन, तो HD हमारे पास क्या होता है, हर्बर्डन्स नोड्स। तो DIP से याद रख लो, D और H। ठीक है। और बुकार्ड्स नोड्स हमारे पास होते हैं प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के अंदर। फिर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, अच्छा बच्चों ये मैं आप लोगों को, जो आप लोगों के एलोज है ना एक, उसके अंदर लिखा हुआ है कि उसके अंदर ना आपसे हर तरह के जो आर्थराइटिस है उनका डिफरेंस पूछा हुआ है। ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह ना एंड में, जब हम लोग क्रिस्टल आर्थराइटिस भी पढ़ लेंगे, गाउट, स्यूडो गाउट, और हम लोग SLE भी पढ़ लेंगे, हम लोग ये ऑस्टियो और रिमेटॉइड सारा पढ़ लेंगे, तो मैं आप लोगों को डिफरेंस उसका एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। अब नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के मेजर पॉइंट्स क्या आ जाते हैं कि ये बस मैंने थोड़ा थोड़ा ही लिखा है, इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप लोग एक बात समझ लो कि पूरी डेविडसन आप लोगों ने नहीं आप लोग पूरी डेविडसन नहीं पढ़ सकते। ठीक है। अगर मैं अपने नोट्स के अंदर पूरी डेविडसन छाप दूंगी तो फिर मेरे नोट्स में और डेविडसन में तो कोई फ़र्क नहीं है, फिर मैं वही किताब ही सामने रख के पढ़ा दूँ। तो मेरा मकसद क्या है कि आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है। जिनसे आपका एग्ज़ाम कवर हो जाए। हैंड वाला ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने वही बातें याद करनी है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस आप लोगों ने याद रखना कि ये आमतौर पर पैटेलोफेमोरल और मीडियोटिबियोफेमोरल कंपार्टमेंट को इन्वॉल्व करता है। अब ये बेसिकली ना नी के कंपार्टमेंट्स होते हैं, आप बस इसका नाम याद कर लो कि पैटेलोफेमोरल और मीडियोटिबियोफेमोरल कंपार्टमेंट अफेक्ट होता है। इसके अंदर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ जब बंदा आता है ना तो वो ये कहता है कि मुझे ख़ास तौर पर सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़ने वाली कंप्लेन, स्टेयर्स उतरते चढ़ते वक्त मुझे बहुत मसला होता है। और जब आप एग्जामिन करते हैं तो आपको एटल्जिक गेट मिलती है। एटल्जिक गेट बेसिकली हमारे पास क्या होती है बच्चों के, जब हमारे पास किसी जोड़ के अंदर, आप लोगों ने खुद भी नोटिस किया होगा, कहीं दर्द होना या कहीं चोट लगी हुई हो तो हम इस तरह से वॉक करते हैं कि पेन अवॉइडिंग वॉक कहते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे राइट टांग के अंदर मसला हुआ है तो मैं इस तरह से चलूँगी कि मेरा सारा जोर मेरी लेफ्ट टांग के ऊपर आए। सो जब वो बंदा चल रहा होगा आप उसकी गेट को एग्जामिन करेंगे तो आपको एटल्जिक गेट मिलेगी। इसके अलावा आपको वैरस डिफॉर्मिटी भी मिलती है। वैरस डिफॉर्मिटी हमारे पास क्या होती है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने अपने नोट्स के अंदर पिक्चर भी इसकी ऐड की हुई है, ये देखें। इस तरह से ना ये डिफॉर्मिटी हो जाएगी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। इसमें होता क्या है कि लेग्स बाहर की तरफ आ जाती हैं, फीट और एंकल जो है ना एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। वायरस के अंदर क्या होता है, ये फीट और एंकल एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं और ऊपर से अगर आप लोग नी को देखो या लेग्स को देखो तो लेग्स जैसे आउटवर्ड हुई हुई हैं, ये देखें। लेग्स जैसे बाहर की तरफ निकली हुई हैं और फीट और एंकल जो है ना वो अंदर की तरफ आ गए हैं एज कम्पेयर टू वाल्गस। ये वाल्गस होती है, ये वायरस है। वायरस डिफॉर्मिटी आप लोगों ने याद रखनी है कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से वायरस डिफॉर्मिटी हो सकती है। फिर आप लोगों ने याद रखना है बच्चों, हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या क्या बातें कि इसके अंदर डीप ग्रोइन पेन होगा, ग्रोइन रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होगा और इसका अर्लीस्ट साइन बच्चों होगा लॉस ऑफ इंटरनल रोटेशन।
इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन आप लोगों ने सारी पढ़ी होंगी ना फर्स्ट ईयर के अंदर। ये देखें, ये हमारे पास हिप की इंटरनल रोटेशन किस तरह कराते हैं, ऐसे टांग उठा के अगर इसको हम इस तरफ करेंगे तो ये हम लोग हिप की इंटरनल रोटेशन चेक कर रहे होते हैं और फीमर की मूवमेंट देख रहे होते हैं बेसिकली, और इस तरफ हमारे पास हिप की एक्सटर्नल रोटेशन होती है। सो अर्लीस्ट साइन आप लोगों ने याद रखना है, लॉस ऑफ इंटरनल रोटेशन। अब मैं आप लोगों को सारे MCQs पॉइंट जो है ना वो रिपीट कराती हूँ जो आपके पास हाई यील्ड MCQ पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन जॉइंट कौन से इफेक्ट होते हैं, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, DIP, PIP, फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल, सर्वाइकल या लंबर स्पाइन वगैरह। सबसे इंपॉर्टेंट नी जॉइंट है। डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट के अंदर हमारे पास हबर्डन्स नोड्स बनते हैं और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट के अंदर आपके पास बोकार्ड्स नोड्स बनते हैं। पेन आप लोगों ने याद रखना है कि इंसीडियस ऑनसेट होता है पेन का, इंटरमिटेंट होता है, मूवमेंट या एक्टिविटी के साथ बढ़ता है और रेस्ट के साथ रिलीव होता है। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया मॉर्निंग स्टिफनेस के बारे में कि मॉर्निंग स्टिफनेस इसमें लेस देन 15 मिनट्स होती है। गेलिंग फिनोमिना लेस देन 5 मिनट्स होता है। गेलिंग फिनोमिना क्या था कि जब पेशेंट बैठ जाता है, बैठ के उठता है तो 5 मिनट तक उसके जो जॉइंट्स होते हैं वो स्टिफ रहते हैं। क्लासिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स के लिए आप लोगों ने एक निमोनिक बना लेना है, क्रैब डीएम। क्रैब डीएम क्या है, सी से क्रैपेटस मिलता है आपको क्योंकि कार्टिलेज एक दूसरे के साथ रब कर रहे होते हैं और जॉइंट स्पेस लॉस हुई भी होती है। इसके अलावा आपको रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट मिलती है, आपको एक्टिविटी रिलेटेड पेन मिलता है कि एक्टिविटी के साथ जो है ना वो पेन बढ़ता है। बोनी इनलार्जमेंट मिलती है, डिफॉर्मिटी मिलती है, अभी मैंने आपको बताया वेरस डिफॉर्मिटी आप लोगों ने याद रखनी है, और साथ में मसल वेस्टिंग मिलती है। जैसे अगर किसी को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसके जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो आमतौर पर लॉस हो जाएंगे। मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी कौन सी होती है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, वेरस डिफॉर्मिटी। वेरस डिफॉर्मिटी अभी मैंने आप लोगों को दिखाई है कि लेग्स जो आएंगी ना वो आउटवर्ड हो जाएंगी, फीट और एंकल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। अर्लीस्ट क्लिनिकल साइन क्या होता है हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस का, कि इसके अंदर इंटरनल रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रहती है। मोस्ट कॉमन मसल वेस्टिंग कौन सी होती है, क्वाड्रिसेप्स मसल की। मोस्ट कॉमन जॉइंट कौन सा इफेक्ट होता है, नी जॉइंट। तो मोस्ट कॉमन मसल वेस्टिंग किसकी होगी, क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स होते हैं बच्चों आपके पास ये थाई के मसल्स होते हैं, ये 4 मसल्स होते हैं, इनको क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। ये मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ, आई थिंक मैंने ऐड भी शायद की हो। ये वाले मसल्स होते हैं बच्चों क्वाड्रिसेप्स मसल, ये जो रेड में आपको शो हो रहे हैं ना दीज आर क्वाड्रिसेप्स मसल। ठीक है, और आप लोगों ने बच्चों एक बात याद रखनी है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है ना ये माइल्ड या एब्सेंट होती है एज कम्पेयर टू रिमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस की डेफिनेशन बताई है, इसकी पैथोजेनेसिस बताई हैं, इसके सारे रिस्क फैक्टर्स एक्सप्लेन किए हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स बताए हैं। ठीक है बच्चों, जो क्लिनिकल फीचर्स है ना इसके, ये वाले जो मैंने एंड वाले पॉइंट्स आपको बताएंगे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हबर्डन्स नोड्स और बोकार्ड्स नोड ये तो बहुत ज़्यादा, जिस तरह वहाँ पे स्वानिक डिफॉर्मिटी थी ना और बॉचनर्स डिफॉर्मिटी थी, यहाँ पे हमारे पास हबर्डन्स नोड्स हैं, बोकार्ड नोड्स हैं। इसके अलावा मॉर्निंग स्टिफनेस आप लोगों को पता होना चाहिए, गेलिंग फिनोमिना पता होना चाहिए, ये कुछ एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स भी पता होने चाहिए, फिर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन माइल्ड या एब्सेंट होती है ये भी पता होना चाहिए। जो थर्ड एलो है ना वो आपके पास यही है कि आपने रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, इन सब चीज़ों का कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन बच्चों हम तभी पढ़ेंगे जब हम लोग सारे आर्थराइटिस कवर कर लेंगे। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि यहाँ तक जो पढ़ाया वो सब मुझे बोल के बताएं, मुझे चैट विजिबल नहीं है आप लोगों की। आप लोगों को समझ आया मैंने क्या पढ़ाया? यस मैम। किसी को कोई इशू तो नहीं है? पैथोजेनेसिस एक दफा दोबारा बता दे, और एरोमेटेज इनहिबिटर वाला पॉइंट रिस्क फैक्टर्स में। रिस्क फैक्टर्स में कौन सा पॉइंट? एरोमेटेज इनहिबिटर वाला। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को जो रिस्क फैक्टर्स बताया ना, मैंने उसमें से आप लोगों को एक फैक्टर बताया था हार्मोनल फैक्टर। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो विमेन होती हैं ना उनके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वो ज़्यादा है, अपीयरेंस ज़्यादा देखी गई है। क्यों देखी गई है? क्योंकि ख़वातीन के अंदर होता है एस्ट्रोजन एंजाइम, और जब ओल्ड एज आती है तो एस्ट्रोजन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। अब एस्ट्रोजन का कार्टिलेज के ऊपर एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। एस्ट्रोजन जो होता है ना वो कार्टिलेज को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसको वेयर और टेयर से बचा रहा होता है। जब ओल्ड एज में जाएंगी ख़वातीन तो एस्ट्रोजन की हो जाएगी कमी, तो वो प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया ख़त्म, सो कार्टिलेज की वेयरिंग और टेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर मैंने आप लोगों को बताया है एरोमेटेज इनहिबिटर्स। एरोमेटेज हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा एंजाइम होता है जो एस्ट्रोजन बना रहा है। ये एस्ट्रोजन बनाने वाला एंजाइम है, मेल हार्मोन को एस्ट्रोजन हार्मोन के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है बेसिकली ना। सो एरोमेटेज हमारे पास क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन बना रहा है। अगर एरोमेटेज को हम इनहिबिट कर दें, कोई ड्रग्स वगैरह ऐसे इस्तेमाल करें कि एरोमेटेज ही ना रहे, जब एरोमेटेज नहीं रहेगा तो एस्ट्रोजन भी नहीं रहेगा, एस्ट्रोजन नहीं रहेगा तो प्रोटेक्टिव फंक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स होंगे वो फ्लेयर अप हो जाएंगे। ये बात समझ आई? जी मैम। अच्छा, और पैथोजेनेसिस बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बताई है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है।
कार्टिलेज की डिजेनरेशन हो रही है। इतनी बात याद रखो, कार्टिलेज थिन होती जा रही है और नीचे वाली जो बोन है ना वो कंपनसेटरी, उसको कंपनसेट